Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Shahid Makbul Welak. I'm from Medical Unit 4. Today I will discuss with you a very important topic which is osteomalacia, rickets in Paget's disease. First of all, definition. Definition of rickets. Rickets defined as osteopenia with distorted calcification leading to higher proportion of osteoid unmineralized tissue prior to epiphyseal closure in childhood. थोड़ा मैं आपको मज़ीद उर्दू के अंदर भी बता दूं कि इसमें यह है कि रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। रिकेट्स की जो डेफिनेशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या है कि जब पेशेंट जो है या बच्चा जो अभी एडल्टहुड में नहीं गया होता, अपने सन्ने बलोगत को नहीं पहुंचा होता, तो उस वक्त एपीफिजियल क्लोजर जब नहीं बोन का हुआ था, जैसे आपने फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा होगा, उस वक्त अगर कैल्शियम और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो तो उस वक्त जो बोन की कैफियत पैदा होगी और पेशेंट में जो साइन एंड सिम्टम, उसको रिकेट्स कहते हैं। इसके अलावा ओस्टियोमलेशिया जो है, जब पेशेंट एडल्टहुड में चला जाएगा यानी सन्ने बलोगत को क्रॉस कर देगा, तो उस वक्त जो कैल्शियम और विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, तो उस वक्त जो कैफियत और साइन और सिम्टम पैदा होंगे वो ओस्टियोमलेशिया होगा। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बोन जो है, ए बोन कंसिस्ट ऑफ हार्ड आउटर शेल which is called cortex and made up of minerals mainly calcium and phosphorus, and softer inner mesh which is called matrix made up of collagen fibers. Or these collagen fibers are coated by minerals. This process is called mineralization. The strength of the new bone depends on the enough mineral covering the collagen matter. The more mineral laid down, the stronger the bone. यानी जो बोन है उसके जो दो हिस्से हैं, जो कॉर्टेक्स है और जो इनर मैट्रिक्स है, वो जो उसके ऊपर कोलेजन के ऊपर भी कैल्शियम लगा होता है। जब कैल्शियम पूरी तरह उसको कवर नहीं करता तो बोन जो है वो जो नहीं बनती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो फिर एक पैथोलॉजी डेवलप होती है, वो डिजीज़ डेवलप होती है, जिसको शुरू के अंदर बचपन में उसको अगर किसी को हो तो रिकेट्स कहते हैं, और अगर एडल्टहुड में हो तो उसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ओस्टियोमलेशिया होता क्यों है, ये रिकेट्स होता क्यों है कि इफ़ मिनरलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, यानी किसी वजह से अगर मिनरलाइजेशन का प्रोसेस जब अच्छा ना हो तो उस वक्त ओस्टियोमलेशिया या रिकेट्स डेवलप हो जाता है। बोन में इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन मैट्रिक्स विदाउट ए मिनरल कवरिंग, सो द बोन्स बिकम सॉफ्ट, यानी बोन के ऊपर मिनरल कवरिंग नहीं होती और बोन सॉफ्ट हो जाती है। दीज सॉफ्टन बोन्स में बेंड एंड क्रैक एंड दिस कैन बी वेरी पेनफुल। और ये जो हड्डियाँ कमज़ोर बनती हैं वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है उनमें और इनमें दर्दें होती हैं। इसकी वजह क्या होती है, एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरलाइजेशन डिफेक्ट हो सकते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो सकती है। ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है। हो सकता है कि पेशेंट इनएडिक्वेट जो है वो डेफिशिएंट इनटेक हो, कि पेशेंट खा पी नहीं रहा अच्छा, कि उसकी डाइट के अंदर विटामिन डी शामिल नहीं है। जैसे हम सब कॉन्टिनेंट के लोग अच्छा खाते पीते नहीं हैं, हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती, या हम बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, ओवर कुक करते हैं, या जो है कि हम खाते तो सही हैं, हमारे जिसम में कुछ मसाइल ऐसे हैं कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसके अलावा क्या हो सके, इनएडिक्वेट सिंथेसिस इन स्किन होती है। हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लो डाइटरी इंटेक हो, या पेशेंट को मेल एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि सीलिक डिजीज़ आप पढ़ेंगे फाइनल ईयर के अंदर, या किसी वक्त पढ़ेंगे फोर्थ ईयर में, इंटेस्टिनल रिजेक्शन हो सकती है। जो जिन लोगों ने तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा विटामिन डी कैल्शियम का मतलब, उन्हें आसानी से समझ आ जाएगी कि दूसरी वजह जिसकी वजह से रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, कि हो सकता है कि एक प्रोसेस होता है 25 हाइड्रोक्सिलेशन, हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है वो ख़राब हो, या हो सकता है एक और प्रोसेस होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होता है, हो सकता है कि वो डिफेक्टिव हो, या कई दफ़ा इनहिबिटर्स और मिनरलाइजेशन होती है। और कुछ लोगों में मिसलेनियस यानी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो और या एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब इसमें अगेन जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ओस्टियोमलेशिया की रिकेट्स की कैसे होती है, कि यानी साइन एंड सिम्टम कैसे होते हैं, कि रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसमें स्केलेटल पेन एंड डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स हो जाती हैं, फ्रैक्चर ससेप्टिबिलिटी, जब बोन कमज़ोर बनती है तो फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है, वीकनेस और हाइपोटोनिया, बच्चा जो है फ्लोफी सा होता है, डिस्टर्ब ग्रोथ, बच्चे के जो माइलस्टोन है वो डिले हो जाते हैं, रिकेट्स रोजरी जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, और हाइपोकैल्सीमिया। इस तरह ओस्टियोमलेशिया के जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होते, बच्चों में ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं। बड़ों के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूज स्केलेटल पेन है, बोन टेंडिनेस है, बोन टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, और पेशेंट जो है उसकी गेट वेडलिंग हो जाती है, प्रोक्सिमल मायोपैथी, जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आप पढ़ेंगे, हाइपोटोनिया हो जाता है।
ये रिकेट्स की पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे की हड्डियाँ किस तरह की बनी हुई हैं, लेग बोर्ड हुई हुई हैं और लंपी जॉइंट्स हुए में हैं, कर्व्ड बोन्स हैं और रिकेट रोजरी है। ये फील्ड्स वाले आपको बेहतर मुझसे पढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें यह है कि ये लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होती हैं ऑस्ट्रेलिया मलेशिया में, आगे जाके ज़रा डिटेल से भी बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसमें मसला क्या होता है कि हो सकता है सीरम फॉस्फेट, कैल्शियम, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये हम इन्वेस्टिगेशन के फोल्डर में जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ में कम हो जाती हैं, कुछ में ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप ज़रा इसको डिटेल से मैं आगे जाके डिस्कस करूँ। सीरम 25 जो है वो हम हाइड्रोक्सिलेशन जैसे मैंने प्रोसेस बताया था तो वो लो होता है, और सीरम फाइब्रोब्लास्ट FGF23 इसका एलिवेट हुआ होता है। तो ये ब्लड की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और साथ हम क्या करें रेडियो एक्सरे कराते हैं पेशेंट के। तो एक्सरे में क्या होता है कि सूडो फ्रैक्चर्स लूजर्स जोन नज़र आते हैं, और लूजर जोन आपको पता चलेगा लीनियर एरिया ऑफ लो डेंसिटी हैं, सराउंडेड बाय स्क्लेरोटिक बॉर्डर्स हैं, और लॉस ऑफ रेडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, और जो बोन्स हैं वो कनकेव हो जाती हैं और नैरो रेडियल। अब इसमें अगेन जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यूजर जोन बने हुए हैं, ये आपके सामने जो एरो से नजर आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है रिब्स की, स्ट्रेस फ्रैक्चर पेल्विस का है, और ये पीछे जो है रिकेट्स बच्चों के अंदर क्या होता है इस तरह की हड्डियाँ हो जाती हैं। ये आपको टॉक्स में एक्सरेज आ सकते हैं, ये आपको रिक्स के एक्सरेज आप अच्छी तरह इसको यूजर जोन बने हुए हैं, ये आ सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है तो उसमें बायोप्सी है, ये उसकी बायोप्सी है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग काज है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, अगर किसी को विटामिन डी की कमी का है तो विटामिन डी देंगे, किसी को फॉस्फेट की कमी है तो उसको फॉस्फेट देंगे, किसी की कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देंगे, और अगर किसी में कोई और मसला है तो उसमें हम उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ऑस्ट्रेलिया मलेशिया को और रिकेट्स को कवर किया और इसके ट्रीटमेंट का थोड़ा सा हमने सीखा। इससे अगला जो टॉपिक है इसी से मिलता जुलता है कि पेजेस डिजीज़ है। तो पेजेस डिजीज़ को ऑस्ट्रियाटिस रिफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसमें क्या मसला होता है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व एबनॉर्मल बोन डिस्ट्रक्शन एंड रीग्रोथ विच रिजल्ट्स इन डिफॉर्मिटी, कि बोन किसी वजह से टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो नई बोन बनती है वो डिफेक्टिव होती है। देयर इज़ एन एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ बोन टिश्यू फॉलोड बाय एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन। The new bone is bigger but weaker and filled with new blood vessels। जो नई बोन बनती है वो बड़ी वीक बनती है, बेहंगम सी बनती है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। जैसे ये देखें कि इस पेशेंट में क्या हुआ कि जा के अंदर बोन डिस्ट्रॉय हुई अब नॉर्मली और नई बोन बनी, तो किस तरह का इसके जा फिक्सिंग हो गई और किस तरह के इसके फिर इसका मुंह जो अच्छी तरह बंद नहीं होता होगा और इसकी मुंह की हैत बदल गई हो। इस तरह देखते हैं कि ये आप सारा है हेड में बोन टूटी, और पेजेस डिजीज़ में क्या हुआ उसकी जगह जो नई बोन बनी, तो पेशेंट की बिल्कुल पुरानी तस्वीरें जब कंपैरिजन करते हैं तो पेशेंट की इस तरह की शक्ल हो जाती है। इसको आपको एक्रोमेगाली के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहरहाल आपको सीखना पड़ेगा। ये पेपर पोर्ट स्कल भी कहते हैं इसको, जो सामने एक्सरे नज़र आ रहा है, इसको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। ये भी आप देखेंगे किस तरह पेशेंट की जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल वो पेजेस डिजीज़ में कैसे टूटी फुटी और कैसे कार्व्ड हुई हुई हैं। ये ओल्ड एज में है, बच्चों में ऐसी पिक्चर आए तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिकट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेजेस डिजीज़ 1877 में सर जेम्स पेजर्स ने डायग्नोस की थी, डिस्क्राइब की थी, उन्हीं के नाम पर इसका जो इसी जो साइंसदान के नाम के इसका नाम पेजेस डिजीज़ रखा गया। और सेकंड मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर है आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आप शायद आप ऑर्थोपेडिक पढ़ाएंगे। पेजेस डिजीज़ को क्या कहते हैं, इसका मसला किसमें क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि एक्सेस ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन एंड अनऑर्गेनाइज बोन फॉर्मेशन एंड रिपेयर, यानी बोन टूट गई, जो नई बोन बनी वो अनऑर्गेनाइज बनी और वो वल्नरेबल बनी। और जो यूएस के अंदर भी ये मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर है। अब इसके सिम्टम्स कैसे बनते हैं, यूजुअली इफेक्ट्स द एक्सियल स्केलेटन, वर्टिब्री एंड स्कल, although the pelvis, tibia fracture, femur are the other common sites of the disease as well। इसमें एक सिम्टम क्या होती है, मैंने बताया था कि बोन टूट गई, ब्रेकडाउन हुआ, नई बोन बनी। तो क्या हो जब बोन ब्रेकडाउन होती है तो कई दफ़ा पेशेंट तो होते हैं एसिम्टोमेटिक होती हैं डायग्नोसिस में और इंसिडेंटली मिलती है। लेकिन क्या होता है कि पेशेंट बताते हैं कि या तो उनको दर्द शुरू हो जाती है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, अगर कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ शदीद दर्द शुरू हो जाती है। पेशेंट कहता है अगर उसके सर में हो रही है तो पेशेंट कहता है कि पहले मेरा सर जो है वो छोटा था, बड़ा होना शुरू हो गया, उसके ऊपर टोपी फिट नहीं होती, या देखने वाले बताते हैं कि इसकी शक्ल तो बदल रही है। या क्या होता है कि पेशेंट को हेड डायमीटर जैसे मैंने बताया बिकम्स लार्जर हो जाता है, पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, तो पेशेंट को मिनिमल ट्रामा हुआ और फ्रैक्चर हो गया, उस जगह पे दर्द शुरू होने लगी।
पेशेंट को अगर कान के अंदर पेजेस डिजीज़ की वजह से बोन टूट फूट का शिकार हो गई, डिस्ट्रॉय होगी, तो वहाँ पे पेशेंट को उसका हीरिंग लॉस हो जाए। अगर किसी नर्व गुजर रही होती है, जैसे आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, तो उस नर्व के एरिया में अगर बोन टूट गई तो नर्व क्या होगी, वो डैमेज हो जाएगी उस एरिया में। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व, किसी को रेडियल नर्व की डैमेज होगी, किसी को मीडियन नर्व डैमेज होगी, वहाँ पे क्या होता है डिस्थीजियास, और हो सकता है कि वहाँ पे वो एरिया वीक हो जाए। जैसे आपने रिस्ट ड्रॉप देखा होगा, और पेशेंट को मुख्तलिफ जो वीकनेसेस हो जाती हैं नर्व के ट्रैप होने की वजह से। उम्मीद है सिम्पल आप समझ गए होंगे। ये ज़रा मज़ीद डिटेल है कि बोन पेन हो सकती हैं, सवियर भी हो सकती है, परसिस्टेंट भी हो सकती है। बोइंग ऑफ द लेब्स जैसे आपने पीछे देखा, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, एनलार्ज हेड हो सकता है, पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। जिस जगह का पेन जॉइंट इन्वॉल्व हुआ होगा हड्डी वहाँ की, उसको जैसे किसी के गर्दन में है तो गर्दन में दर्द होगी, किसी की अगर सर में है तो सर में दर्द होगी। तो उसमें क्या है, वो साथ क्या होता है कि जो नई बोन बनती है उसमें बहुत ज़्यादा वास्कुलर होती है, और वास्कुलरिटी इज़ इंक्रीज इन इफेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्केलेटन। अब क्या हो सकता है कि लीजन में अकर इन वन और मोर बोन्स डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम द बोन टू बोन। ऐसा नहीं है कि एक बोन से दूसरे को लगेगी, बहुत सारी बोन्स में भी एक वक्त में हो सकती है। डिफॉर्मिटी एंड बोन एलाइनमेंट ऑफ एन अकर बोइंग ऑफ द लिप, जैसे मैंने बताया था, और स्पाइनल कर्वेचर यानी कुब निकल आता है पेशेंट का। अब ये बोन पेन जो है वो क्या बना, अब इसका खलासा क्या बना कि बोन पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम यूजली वर्ड्स विद एम्बुलेशन एक्टिविटी, कि पेशेंट बताएगा कि मुझे दर्द होती है और मुझे हिलने जुलने से वो दर्द बढ़ जाती है। आपने वो पढ़ा होगा ना कि किस चीज़ से बढ़ती किससे कम होती है। इन्वॉल्व बोन में फील स्पॉन्जी एंड वार्म बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वास्कुलरिटी, अंदर नई वेसल्स बन गई हैं, उसकी वजह से वो जो उस हड्डी के ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वो गर्म है। स्कल पेन इज यूजली अकम्पनाइड विद इन हेडेक, वार्म, टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ हेड। उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, बोन स्कैन कराते हैं, बोन एक्सरे कराते हैं, एलिवेटेड मार्कर्स ऑफ बोन ब्रेकडाउन, जो कि मसलन पेशेंट एन टेलीपेप्टाइड बड़ी होती है। इस तरह जब बोन टूटती है तो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। दिस डिजीज़ में आल्सो अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, जैसे मैंने बताया एल्कलाइन फॉस्फेटेज है और सीरम कैल्शियम है। मजीद क्या होता है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंक्रीज वास्कुलरिटी, यानी एक्सरे कराते हैं तो आपको वहाँ पे पैथोलॉजी वहाँ फ्रैक्चर नज़र आता है, और हो सकता है कि बोन में से ब्लीडिंग शुरू हो जाए क्योंकि नई वेसल बनी हुई है। अब इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन सीरम कैल्शियम है, और अमूमन नॉर्मल होते हैं। और इसी तरह पेशेंट में जब बहुत ज़्यादा सेल टर्नओवर हो रहा है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही है क्या, और उसमें गाउट और हाइपर यूरिसीमिया के होने का भी अनुमान हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि एक्सरे जब करवाएंगे तो वहाँ पे आपको एक टिपिकल एक्सरे मिलेगा जो मैंने पीछे दिखा चुका हूँ। इसको पेपर पोर्ट स्कल भी कहते हैं। मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपको जिस एरिया की इन्वायरमेंट होगी वहाँ एक्सरे में फाइंडिंग मिल जाएगी। मैनेजमेंट किस तरह करते हैं कि तमाम पेशेंट को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाती है। कि फॉर एग्जांपल पेशेंट हुआ एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट ओनली मेन जो है मे नॉट बी नीड ट्रीटमेंट। पीपल विद पेडलर्स डिजीज़ हु आर कॉमनली ट्रीटेड इंक्लूड किसमें कि जिनमें किसी को डिफॉर्मिटी हो गई है उनको हम ट्रीट करते हैं। पेशेंट विद नो सिम्टम्स व्हेन सर्टन बोन्स सच एज वेट बीरिंग बोन्स आर इन्वॉल्व स्पेशली इफ द बोन चेंजेस आर प्रोग्रेसिव क्विकली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, के जिनमें बहुत एडवांस्ड डिजीज उनमें हम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होती है कि हम पेशेंट को पेन फ्री करना हो तो उसको दर्द हो रही है तो उसको दर्द वाली टैबलेट्स देंगे। अगर किसी पेशेंट को हड्डियों की वीकनेस है तो हमें इसको बिस्फॉस्फोनेट देंगे, और उसमें बहुत सारे बिस्फॉस्फोनेट्स हैं जो आप फाइनल में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। लैंडोनेट है, पामीडोनेट है, और इसी तरह हम पेशेंट को क्या है कि कई दफ़ा कैल्सिटोनिन देते हैं, और ये आप थोड़ा नाम याद करें। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स हैं, बिस्फॉस्फोनेट्स हैं। अब गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि गोल ये है पेशेंट का कि हमने पेशेंट को पेन को रिलीव करना है, हमने उसके फ्रैक्चर को प्रिवेंट फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटीज़ को करना है। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स आर यूज्ड टू सप्रेस द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, यानी बिस्फॉस्फोनेट और कैल्सिटोनिन वगैरह हम क्यों देते हैं ताकि जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी उसको हम लिमिट कर सकें, और पेशेंट को जो है वो उसके जो पेन हो रही है या कहीं कोई न्यूरल डिप्रेशन हो रही है तो वो हम उसको रोक सकें। यूज़ ऑफ एनर्जेटिक जैसे मैंने बताया, इसके अलावा पेशेंट को हमें असिस्टिंग डिवाइसेस यानी फिजियोथेरापीज जो है वो करवानी पड़ती है। कई दफ़ा हमें अगर अगर बोन जो डिफॉर्म्ड हो गया है तो उसकी हमें रेफ़र करना पड़ता है ऑर्थोपेडिक सर्जन को ताकि उस बोन को वो सीधा कर सके या उसकी कोई सर्जरी करके उसका कोई मदद कर सके। इस तरह हम लोकल एप्लीकेशन ऑफ आइस और हीट यानी दर्द को करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इनमें से कि हमें फिजियोथेरापिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है ताकि रेगुलर एक्सरसाइज से उसकी जो है मदद की जा सके। इस तरह हमें न्यूट्रिशनल डाइट को बेहतर करना पड़ता है ताकि उसको कैल्शियम वाइटामिन डी अच्छी दी जा सके। और पेशेंट को जो हैं
वो हमें सिम्टम्स को यानी कंट्रोल करने की कोशिश करनी। अगर खुलासा मैं बताऊं तो क्या है कि पेशेंट विद सिम्टम क्या है, ड्रग थेरेपी हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्दर बोन ब्रेकडाउन। करंटली देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट बेड, जिनको बिसफॉस्फोनेट्स हैं, जैसे पहले बताया कि कैल्सिटोनिन्स हैं। और अब क्या है कि डिजीज़ एक्टिविटी, इसमें प्रोग्नोसिस क्या है कि डिजीज़ एक्टिविटी या सिम्टम कैन जनरली बी कंट्रोल विद मेडिकेशंस। कि एक पेशेंट, एक बीमारी होती है जिसको जड़ से निकाला जा सकता है, उसको हम क्योर कहते हैं। एक डिजीज़ होती है जिसकी जिसकी अलामात को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, तो जो वो बीमारी है वो डिजीज़ है जिसमें हम सिर्फ अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं। ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट में डेवलप ए कैंसर ऑफ द बोन, यानी मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन क्या है, ओस्ली सार्कोमा है। सम पेशेंट विल नीड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी नया जॉइंट डालना पड़ जाता है। उसमें मसाइल क्या बनते हैं कि पेशेंट के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कान के बोन ख़राब है तो डेफनेस हो सकती है, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। हार्ट फेलियर क्यों हो जाता है कि बहुत जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा होता है तो पेशेंट का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेजेस डिजीज़ की वजह से बोन फ्रैक्चर हो गई है तो वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है उसको वो काट देगा, तो उसमें क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से या उसके कटने की वजह से पेशेंट की हो सकता है। अगर दोनों टांगों में वीकनेस हो जाए, लेग्स में हो जाए, तो उसको पैराप्लीजिया कहते हैं। अगर उसके दोनों बाजू और टांगें चली जाएँ तो उसको क्वाड्रिप्लीसिस कहते हैं। इससे स्पाइनल स्टेनोसिस है। ये एक्सरे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा एक्सरे आपको थोड़ा आए तो आप आसानी से इसको पेडिस का डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नॉर्मल लेग्स हैं और आप देख सकते हैं कैसे बो लेग्स हुई हुई हैं। ये भी देखें कि कैसी पेपर पोर्ट से बिल्कुल टूटी फूटी सी बोन है। सिक्लोरोटिक एरियाज और लिटिक एरिया के ऊपर एरो लगा हुआ है। ऐसा एक्सरे आपको तो में आ जाए तो आप बता सकते हैं। इसमें यह है कि मेरी आदत है कि मैं अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ाना पसंद करता हूँ। अगर कोई फॉरनर है यानी किसी को कुछ लैंग्वेज बैरियर है तो मुझसे सेपरेटली आप बता सकते हैं। आप और अपना जो जब आप कमेंट सेक्शन आए नीचे तो अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, उसी को ही मैं कंसिडर कर लूँगा आपकी अटेंडेंस। और मेरे नज़दीक जूम से बेहतर ये है, तो मैं ज़्यादा पसंद इसी को करता हूँ कि इस तरीके से ज़्यादा आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए ये लेक्चर अपलोड रहेगा, फिर शायद इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो उसको सुन के अपने कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा या मुझे सेपरेटली व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इफ़ एनीबॉडी इज़ हैविंग एनी लैंग्वेज बैरियर ही कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। आई विल try my best to teach him regarding this topic. Thank you very much.